आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो सिर्फ मुंबई की नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास का एक अहम पन्ना है। ये कहानी दो ऐसी शख्सियतों की है जिनके नाम सुनते ही एक अलग ही माहौल बन जाता है। एक तरफ थे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और दूसरी तरफ था अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम। आप सोच रहे होंगे कि एक राजनेता है और एक गैंगस्टर, भला इसके बीच कैसी कहानी, क्या दुश्मनी? तो सुनिए, ये कहानी दुश्मनी की नहीं थी, ये थी मुंबई पर दबदबे की, ताकत की और अपनी अपनी पहचान की जंग। बम फटते हैं, उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पांव रहता है। बात उस दौर की है जब मुंबई एक अलग ही रंग में रंगी हुई थी। 70 और 80 का दशक। ये वो समय था जब मुंबई सपनों का शहर भी था और अपराध का गढ़ भी। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बन रही थी, बॉलीवुड चमक रहा था, दूसरी तरफ गलियों में अंडरवर्ल्ड का साया गहरा रहा था। इसी दौर में दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग उभर रहे थे, जिनकी किस्मत ने उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक थे बाला साहब ठाकरे। 1966 में उन्होंने शिवसेना की नींव रखी। उनका नारा था मराठी मानुस, यानी मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी लोगों को उनका हक मिले। उनका कहना था कि बाहर से आए लोग मराठी लोगों का हक छीन रहे हैं। बाला साहब जब बोलते थे तो लाखों लोग उन्हें सुनने आते थे। उनकी सभाओं में भीड़ ऐसी उमड़ती थी कि सड़कें जाम हो जाती थी। उनकी पार्टी आगे बढ़ रही थी। इसी मुंबई में दूसरी तरफ जो इंसान उभर रहा था उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद वो था जो अपराध की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ा रहा था, मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया अध्याय लिख रहा था। करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे पुराने डॉन को खत्म करके दाऊद भाई के नाम से जाना जाने लगा था। उसकी डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं थी बल्कि एक ऐसी सत्ता थी जो कानून को नहीं मानती थी, जिसका अपना कानून चलता था, एक अलग दुनिया थी। अब देखिए, सीधे सीधे रास्ते पर चलते तो इन दोनों के टकराव की कोई सूरत ही नहीं बनती, लेकिन दोनों को जुनून था अपना अपना राज, अपनी बादशाहत बढ़ाने का। शिवसेना को आगे बढ़ने के लिए चाहिए था और लोगों का समर्थन। बाला साहब को ये बात समझ आ गई थी और इसलिए उन्होंने मराठी मानुस से आगे बढ़कर हिंदू पार्टी की पहचान बनानी शुरू कर दी। जल्द ही वो बन गए हिंदू हृदय सम्राट, एक ऐसा इंसान जो हिंदू हितों की बात करता था, हिंदुओं के लिए काम करता था। उनकी पार्टी इस लाइन पर बढ़ने लगी। उनके शिव सैनिक मुंबई की हर गली हर मोहल्ले में फैलने लगे। मुंबई के हर इलाके में शिवसेना की शाखा दिखने लगी, जहां 20-25 शिव सैनिक हमेशा तैयार रहते थे। बाला साहब का एक इशारा और मुंबई थम जाती थी। उनके लिए उनकी बात ही कानून थी। उनकी पार्टी के पास लाखों कार्यकर्ता थे जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनकी ताकत सड़कों पर दिखने लगी थी। उधर दाऊद भी सोना चांदी की तस्करी से आगे बढ़ चुका था। उसका धंधा बढ़ता गया, वसूली, किडनैपिंग, ड्रग्स, हत्याएं। कोई ऐसा अपराध नहीं था जिसमें दाऊद का नाम ना आता हो। बॉलीवुड से लेकर मुंबई की रियल एस्टेट तक हर बड़े धंधे में उसकी दखलंदाजी थी। कहते हैं कि उसके नेटवर्क में 5000 से ज्यादा गुर्गे थे, जो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैले हुए थे। मुंबई में कोई ऐसा गलत काम नहीं होता था जो कि बिना दाऊद की जानकारी के हो सके। किसी को भी मुंबई में कुछ गलत काम करना हो तो उसको दाऊद की परमिशन लेनी होती थी। तमाम विदेशी अपराधी दाऊद के संपर्क में रहते थे। उसकी मर्जी के बिना अपराध जगत में पत्ता भी नहीं हिलता था। तो एक था गैंगस्टर और एक था राजनेता। वैसे तो दुनिया भर में राजनीति और क्राइम मिलकर काम करते हैं, पर यहां दोनों अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। फिर इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया।
साल 1992-93 के मुंबई दंगों से। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में भयंकर दंगे हुए। इन दंगों में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पर आरोप लगे कि उन्होंने हिंसा भड़काने में और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने में अहम भूमिका निभाई। जस्टिस कृष्णन आयोग की रिपोर्ट में भी शिवसेना और उसके नेताओं पर उंगलियां उठी। बाला साहब ठाकरे को भी इन दंगों में कथित रूप से भूमिका के लिए गिरफ्तार तक कर लिया गया था। हालांकि बाद में मामला खारिज हो गया, पर इन दंगों ने मुंबई के सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया था। कहते हैं इन दंगों के बाद दाऊद इब्राहिम ने बदला लेने की कसम खाई और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। यह था 12 मार्च 1993 को हुआ सीरियल बम धमाका। ये धमाके दाऊद की डी कंपनी ने ही कराए थे, ऐसा आरोप लगा और बाद में सिद्ध भी हुआ। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं थी, यह भारत पर एक आतंकी हमला था। इन धमाकों के बाद भारत से भागा हुआ दाऊद इब्राहिम दुबई से भी भाग गया और पाकिस्तान में पनाह ले ली, जहां से वो आज तक भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। 1993 के धमाकों के बाद बाला साहब ठाकरे ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। उनकी पार्टी का मुखपत्र सामना दाऊद के खिलाफ आग उगलता था। उसमें दाऊद को देशद्रोही, आतंकवादी और देश का दुश्मन बताया जाता था। ठाकरे ने अब सार्वजनिक रूप से दाऊद को खत्म करने की भी बात कही। ये एक राजनेता के जरिए एक अंडरवर्ल्ड डॉन को सीधी सीधी चुनौती थी। बाला साहब ठाकरे ने दाऊद को एक इस्लामिक आतंकवादी के रूप में प्रेजेंट किया, जो उनके हिंदुत्व की राजनीति को और भी मजबूत करता था। तो कुल मिलाकर कहें तो मामला काफी हद तक पॉलिटिकल भी था, पर इससे बाला साहब की छवि को काफी मजबूती मिली। मुस्लिम गैंगस्टर के खिलाफ एक हिंदूवादी नेता। इस दौरान दाऊद का एक पुराना साथी छोटा राजन भी दाऊद से अलग हो गया। राजन ने भी खुद को हिंदू डॉन के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया और दाऊद को देशद्रोही बताकर उसके खिलाफ गैंगवार छेड़ी। छोटा राजन ने तो बाला साहब ठाकरे का समर्थन पाने की भी कोशिश की थी। उसने दाऊद के कई गुर्गों को मारा और खुद को दाऊद के खिलाफ एक देशभक्त साबित करने की कोशिश भी की। एक तरह से छोटा राजन ने दाऊद के खिलाफ बाला साहब ठाकरे के वैचारिक युद्ध को अंडरवर्ल्ड की लड़ाई में बदलने की कोशिश की, पर बाला साहब ने कभी खुलकर छोटा राजन का समर्थन नहीं किया। लेकिन यह बात भी सच है कि उन्होंने कभी इसका विरोध भी नहीं किया, खासकर जब वो दाऊद के खिलाफ लड़ रहा था, यानी कि छोटा राजन। हालांकि बाला साहब ठाकरे ने अंडरवर्ल्ड के कुछ हिंदू डॉन जैसे कि अरुण गवली को एक हद तक हमारे लड़के कहकर भी बचाव किया। खासकर जब पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करती थी तो ये दिखता था कि ठाकरे की राजनीति में अंडरवर्ल्ड के खिलाड़ियों का भी एक अजीब समीकरण था, जहां वो उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल या डिफेंड करते थे। उनके लिए दाऊद इब्राहिम आतंकवादी था, जबकि हिंदू गैंगस्टर भले ही अपराधी हो, उनके लिए कम बुरा थे या अपने थे, खासकर जब वे राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप काम करते थे। सुनने में तो ये भी आया था कि एक बार बाला साहब ने यह भी कहा था कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। मतलब आप समझ रहे होंगे, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। वहां अब बात आती है पुलिस की। आखिर जब इतना कुछ हो रहा था तो किधर थे ये? तो देखिए, मुंबई पुलिस हमेशा से अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सख्त रही है। विजय सालस्कर और प्रदीप शर्मा जैसे कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने डी कंपनी के गुर्गों को ढेर किया। लोखंडवाला शूट आउट इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जहां दाऊद के कई शूटर मारे गए थे। आप उनकी कहानी क्राइम कनेक्ट के प्लेलिस्ट अंडरवर्ल्ड हिटमैन में सुन सकते हैं। मागी मैं कह रहा था कि पुलिस ने दाऊद के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार जो है अभियान चलाए, लेकिन 1992-93 के दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट में भी साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस ने दंगों के दौरान भेदभाव किया, शिव सैनिकों को बचाया और मुसलमानों को निशाना बनाया।
इससे पुलिस की निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े हुए। तो आप कह सकते हैं कि दंगों के मामलों में पुलिस पर शिवसेना के प्रति नरम रुख रखने के आरोप लगे, जबकि अंडरवर्ल्ड के खिलाफ, खास करके दाऊद के खिलाफ उन्होंने हमेशा कड़ी कार्रवाई की। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था कि कुछ पुलिस वाले दाऊद का भी फेवर करते थे। खुद दाऊद ही मुंबई पुलिस की उपज है, लेकिन जब दाऊद ने आतंकी हमला किया तो पुलिस ने उसे पकड़ने और उसके नेटवर्क को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी ना दबदबा दोनों का था। कहां कितना था ये आगे देखते हैं। देखिए, उन दोनों का दबदबा अलग अलग क्षेत्रों में था। दोनों अपने अपने किंग थे। बाला साहब ठाकरे मुंबई के राजनीतिक और सामाजिक किंग थे। उनकी बात से मुंबई हिल जाती थी। बीएमसी पर दशकों तक शिवसेना का राज रहा। मुंबई की सड़कों पर उनके शिव सैनिकों की तूती बोलती थी। मराठी मानुस और बाद में हिंदुत्व के नाम पर उनका जन समर्थन इतना मजबूत था कि कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। वो सीधे तौर पर अपराध में शामिल तो नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी की ताकत और सजा देने का उनका तरीका कई बार कानून के दायरे से बाहर चला जाता था। और कुछ वैसा ही प्रभाव आज की तारीख में भी शिवसेना से जुड़े लोगों में देखने को मिलता है। वहीं दाऊद इब्राहिम मुंबई का क्राइम किंग था। उसका साम्राज्य अवैध धंधों पर टिका हुआ था। उसके नाम का खौफ ऐसा था कि कारोबारी, फिल्म स्टार, बिल्डर हर कोई उसकी मर्जी के बिना सांस नहीं लेता था। वो 1986 में भारत से भाग गया था, लेकिन उसका नेटवर्क मुंबई में एक्टिव रहा। उसका कंट्रोल अंडरवर्ल्ड, हवाला, ड्रग्स, हथियार और बड़ी बड़ी वसूली पर था। उसकी ताकत डर पर आधारित थी और उसके पास बहुत ज्यादा काला धन था, जिससे वो अपने नेटवर्क को चलाता था। वो पर्दे के पीछे से मुंबई को कंट्रोल करता था और बड़े बड़े लोग उससे डरते थे। तो अगर आप पूछें कि कौन बड़ा था, तो जवाब है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बड़े थे। बाला साहब ठाकरे जनता के नेता थे, जो खुलेआम अपनी बात कहते थे और लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकते थे। वहीं दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का बादशाह था, जो अंधेरे में रहकर अपना साम्राज्य चलाता था और खौफ के दम पर लोगों को झुकाता था। एक की ताकत थी जनशक्ति, तो दूसरे की गन शक्ति। गन समझ रहे हैं ना आप? वही बंदूक जिससे लोगों में दहशत मचाई जाती है। तो अब अगर आप बात करें कि कौन जीता और कौन हारा, तो इस संघर्ष में कोई सीधा विनर या लूजर तो नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग मैदानों की लड़ाई थी। लेकिन अगर फिर भी आप मुझसे पूछें कि कौन जीता, तो मेरे लिए बाला साहब ठाकरे किसी भी दिन दाऊद से बड़े हैं। वजह साफ है, दाऊद देश को जख्म देने वाला गद्दार है और बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने बेशक राजनीति उठापटक की है, लेकिन सच्चे देशभक्त बने रहे। आज दाऊद बुढ़ापे में, गुमनामी में कहीं जी रहा होगा और उसे मौत भी मिल जाएगी, या वो मारा जाएगा, या उसकी सांसें चली जाएगी, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब साल 2012 में बाला साहब का निधन हुआ, तो उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जीते जी क्या, मरने के बाद भी दाऊद को ऐसा सम्मान नसीब नहीं होगा। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि बाला साहब ठाकरे और दाऊद इब्राहिम के बीच की जो ये कहानी थी, ये सीधे सीधे गैंगवार तो नहीं थी। ये एक राजनेता और एक अंडरवर्ल्ड डॉन के बीच वैचारिक, राजनीतिक और इनडायरेक्ट वर्चस्व की लड़ाई थी। तो भले ही दोनों साइड डॉन नहीं थे, लेकिन बड़ा डॉन कौन सीरीज में आपने आज देखा बाला साहब वर्सेज दाऊद इब्राहिम की कहानी। तो अगर आप इस तरह की और भी कोई कहानी देखना चाहते हैं, तो कमेंट में उनका नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आज की कहानी देखने के बाद आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं या सवाल आ रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपके लिए यूं ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।